हैं प्रोग्राम हेल्थ और हम, और मैं हूं आपकी मेज़बान हफ्सा खान। हेल्थ और हम महज एक प्रोग्राम ही नहीं बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सेहत से जुड़ी अहम मालूमात सिंपल लैंग्वेज में मालूम कर सकते हैं। बच्चे की लाइफ के पहले 2 साल उनके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस दौरान उनका इम्यून सिस्टम पूरी तरह डेवलप नहीं होता है। इस वजह से वो कई कॉमन इन्फेक्शंस का शिकार हो सकते हैं। सर्दी, खांसी, फीवर, पेट के इन्फेक्शंस या ईयर इन्फेक्शंस जैसे प्रॉब्लम्स अक्सर इस एज ग्रुप में देखी जा सकती है, जो पेरेंट्स के लिए कंसर्न बन जाती है। हेल्थ और हम के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में बच्चों को कौन कौन से कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं और पेरेंट्स कैसे सही केयर और प्रिकॉशंस के ज़रिए अपने बेबी को हेल्दी और सेफ रख सकते हैं। इस अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल बंजारा हिल्स हैदराबाद की कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन एंड नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निताशा बग्गा। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वापस से एक बार हमारे शो में। Thank you so much. Thank you for calling me. I am absolutely fine. So, सबसे पहले शो का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि बच्चों में स्टार्टिंग 2 इयर्स में कौन कौन से ऐसे कॉमन इन्फेक्शंस हैं जो काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं? सो आई थिंक पहले 2 सालों में बच्चों की इम्यूनिटी पावर काफ़ी कम होती है, उनकी जो फाइटिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी कम होती है डिजीज़ के साथ की, तो उनको शरीर के हर ऑर्गन के इन्फेक्शंस होने का रिस्क होता है। जैसे लंग के इन्फेक्शंस कॉमन रहते हैं, जैसे निमोनिया बोलते हैं, गैस्ट्रोएंटराइटिस रहता है, दस्त लगना बच्चों को, डायरिया होना बच्चों को, ईयर के इन्फेक्शंस होना, और समटाइम्स कई बार यूरिन इन्फेक्शंस होने के चांसेस भी बढ़े रहते हैं इस फर्स्ट 2 इयर्स में। और कई बार ये भी देखा जाता है कि पेरेंट्स कई बार समझ नहीं पाते हैं कि उनका बच्चा कौन से इन्फेक्शन से जूझ रहा है। जैसे कि आपने भी बताया है कि इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है कई बार, तो इस दौरान जो डाइजेस्टिव सिस्टम ले लीजिए आप, या जो मिल्क ब्रेस्ट फीडिंग का होता है, वहाँ पर भी कई बार बच्चों में डिस्टर्बेंस नज़र आता है। तो ऐसे टाइम पे पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। फर्स्ट स्टेज अगर हम पेरेंट्स की ही ले लें तो वो लोग को समझ नहीं आता है कि हम डॉक्टर के पास लेकर जाएं या कब लेकर जाएं। तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे जो पेरेंट्स को समझना चाहिए? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है कि अगर बच्चे को बुखार आ रहा है, जो बुखार सेटल नहीं हो रहा है, 1-2-3 बीत गए और तेज़ बुखार आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, वो केसेस में डॉक्टर के पास तुरंत लेकर जाना चाहिए। अगर कंटिन्यूअसली लूज मोशंस यानी दस्त लगे हुए हैं बच्चे को और उसको यूरिन आउटपुट कम हो गया है, उस केसेस में बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। अगर खांसी सर्दी है और खांसी बहुत तेज़ हो रही है, रात भर बच्चा सो नहीं पा रहा खांसी की वजह से, तो घर के नुस्खों के ऊपर मत रहिए और तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन रहती हैं बच्चों में, और माँ बाप को पूरा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो तुरंत बच्चे को नियर बाय पीडियाट्रिशियन के पास लेकर जाएं। जो सर्दी खांसी का आपने मेंशन किया है, तो सर्दी खांसी अगर बार बार, यानी कि एक बार रिकवर हो जाए उससे, एक 5 to 10 डेज़ बाद वापस से खांसी बुखार स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये नॉर्मल है या इस पे पेरेंट्स को कंसर्न दिखाना चाहिए बच्चे? देखिए, सर्दी खांसी सिंपल होना नॉर्मल है, खासकर शुरुआत के 2 सालों में जब बच्चे अभी नया स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं या प्ले सेंटर जाना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों को खांसी सर्दी होना नॉर्मल है। 5 से 6 बार खांसी सर्दी होना साल में बहुत नॉर्मल है। लेकिन कई बार ये खांसी सर्दी अगर तेज़ बुखार के साथ आती है, या फिर अगर उसकी पसलियाँ चल रही हैं बच्चे की, छाती अंदर को जा रही है और खांसी बच्चे को सोने नहीं दे रही है, तो वो केसेस में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए और घर के नुस्खों के ऊपर रिलायबल नहीं रहना चाहिए। जो डायरिया बच्चों में नज़र आता है, ये कितना ख़तरनाक साबित होता है एक बच्चे को, कि इसके लिए उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमें बताइए। देखिए, जब तक डायरिया सिंपल लूज मोशंस के जैसा है, थोड़ा पानी पानी जैसे मोशंस हो रहे हैं, 4-5 बार 6 बार हो गए, लेकिन बच्चा अच्छा खा पी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे ने ओरल इंटेक्स लेने बंद कर दिए, यानी कि पानी या ओरल लिक्विड्स बच्चा कम ले रहा है, वैसे केसेस में, या फिर उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है और बच्चा बहुत लेथार्जिक हो गया है, कमज़ोर हो गया है और बिल्कुल भी अपने नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया है, ऐसे केसेस में इनको हम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ऐसे केसेस में नियर बाय अस्पताल में बच्चे को तुरंत दिखाना चाहिए बच्चों को। अब जो कान का इन्फेक्शन, काफ़ी बार जो कॉमन चीज़ दिखी जाती है बच्चों में, कान का इन्फेक्शन बहुत नोटिस में आता है, तो इसका क्या रीज़न है कि स्टार्टिंग 2 इयर्स के लाइफ में ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आम हो रहा है बच्चों में?
मैं कहूँगी ऐसा 2 ईयर्स से रिलेशनशिप नहीं है। शुरुआत के 6 महीने में भी कान के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जब ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं या बोतल से दूध पी रहे होते हैं तो वो केसेस में दूध कई बार अंदर चला जाता है, कई बार नहलाते समय पानी अंदर चला जाता है और वो रिटेन हो जाता है, उसकी वजह से कान के इन्फेक्शंस होते हैं। कई बार बच्चों को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, जो खांसी, सर्दी, नज़ला जो लगता है, ये सारा हमारा एयरवे, जो कान होता है और हमारा एयरवे है वो पूरा कनेक्टेड होता है आपस में, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शंस कान की तरफ जाने का रिस्क रहता है। तो कान के इन्फेक्शंस के जो साइन रहते हैं वो, अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा रो रहा है या कान की तरफ इशारा कर रहा है, या आप कभी भी देखते हैं कि कान में से किसी भी तरह का लिक्विड डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे कान की इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क रहता है। और हम कान की इन्फेक्शन को लेकर वरीड इसलिए रहते हैं क्योंकि कान का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है। कान की इन्फेक्शन अगर डिले हो जाती है ट्रीटमेंट करने में, तो उसमें इन्फेक्शन ब्रेन तक भी पहुंचने का रिस्क रहता है। तो कान की इन्फेक्शंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब ये कान का जो इन्फेक्शन है, बहुत ही मेन पॉइंट आपने बताया है कि कान ब्रेन से कनेक्टेड होता है, तो ये कंसर्निंग बात है। तो कान का इन्फेक्शन शुरुआत कैसे होता है, इसके शुरुआती सिम्टम्स क्या होते हैं जो पेरेंट्स को नज़र रखनी चाहिए उस पर? ज़्यादातर बच्चे आपके पास, जैसे हमारे पास एज अ पीडियाट्रिशियन मैं बताती हूँ, ज़्यादातर बच्चे हमारे पास एक्सेसिव क्राई लेकर आते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें मालूम नहीं है कि बच्चा क्यों रोते चले जा रहा है। यूजुअली 6 महीने से कम के बच्चे, उससे ज़रा बड़े बच्चे होते हैं, 1-1.5 साल 2 साल का बच्चा फिर भी थोड़ा इशारा करके बताता है कि कान में दर्द दे रहा है, तो ये एक कॉमन चीज़ रहती है। दूसरा होता है बुखार होता है, खांसी सर्दी के साथ ज़्यादातर एसोसिएटेड रहता है, अपार्ट फ्रॉम कान में दर्द के अलावा। इसके अलावा कान के अंदर से पस का निकलना या किसी भी टाइप का लिक्विड डिस्चार्ज निकलना, उससे पता चलता है कि कान में इन्फेक्शन होने का रिस्क है बच्चे को। अब नॉर्मल छोटे बच्चों में ये भी देखा जाता है कि यूटीआईज, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, कई बार नज़र आता है बच्चों में। तो ये कैसे एक बच्चे को 2 साल तक जो है संभाल के लेकर चलना है पेरेंट्स को, आप थोड़ा उस बारे में हमें बताइए। देखिए, अगर कभी भी बच्चे को बुखार आ रहा है और वो कंटिन्यूस बुखार है और खांसी सर्दी का कोई सिम्टम नहीं है, लूज मोशंस नहीं है, वॉमिटिंग्स नहीं है, कोई भी और सिम्टम नहीं है, तो हमेशा यूरिन का एक इन्फेक्शन का टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन किसी भी उम्र के बच्चे में हो सकता है। लड़कियों में ज़्यादा नोटिस किया जाता है इन अ गर्ल चाइल्ड दैन अ बॉय चाइल्ड, क्योंकि लड़कियों का जो यूरिन का ट्रैक्ट होता है वो ज़रा छोटा रहता है, तो उससे इन्फेक्शन ऊपर की तरफ, किडनीज की तरफ जाने का रिस्क ज़रा बड़ा रहता है। तो यूरिन इन्फेक्शन के जो साइन सिम्टम्स होते हैं, जनरली बच्चे हमारे पास आते हैं कि बच्चों को यूरिन बार बार हो रहा है। जैसे एक ही दिन में बच्चा नॉर्मली 6-7 बार 8 बार यूरिन करना चाहिए, लेकिन वो हर घंटे में 3-3 4-4 बार जाना शुरू कर देते हैं। यूरिन पास करने के टाइम में बच्चा बोलता है कि मुझे दर्द होता है और वो यूरिन पास करना नहीं चाहता। कई बार आपको बैड स्मेल आती है, कलर चेंज हो जाता है यूरिन का, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा बुखार आना। ये सारे सिम्टम्स यूरिनरी इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं जो आपको तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाने ज़रूरी है। अब ये तमाम सिम्टम्स में से कोई तो एक ऐसा सिम्टम होगा जहाँ पे पेरेंट्स को तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है कि अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है, तो वो कौन सा सिम्टम रहेगा अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज? सो मेनली अगर तेज़ बुखार हो रहा है जो अनकंट्रोल हो रहा है और बच्चा यूरिन पास करने में दर्द बोल रहा है और उसको बार बार फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यूरिन की, तो तुरंत दिखाना चाहिए डॉक्टर को। अब बुखार जो आता है बच्चों में, कितने दिन तक बुखार रहना नॉर्मल है, एंड कितने दिन के, मतलब जो नॉर्मल डेज़ के बाद में जब एक्सटेंड होता है तो उसके क्या रीजंस है एक्सटेंड होने के? क्या कोई और इन्फेक्शन आने के चांसेस है, या पेरेंट्स को उस पर कंसर्न दिखाना चाहिए? आप उस बारे में हमें बताइए। देखिए, अगर बुखार 2 से 3 दिन तक रह रहा है, यूजुअली कोई भी वायरल इलनेस का बुखार 2-3 दिन तक रहता ही रहता है। अगर वो 2-3 दिन तक है लेकिन आप दवाइयाँ दे रहे हैं और वो रिस्पॉन्ड हो जा रहा है, बच्चे की एक्टिविटी अच्छी है, अगर कोई और साइन सिम्टम्स नहीं है, बच्चा फिर भी फीडिंग अच्छी ले रहा है, खाना पीना अच्छा खा रहा है, एक्टिव है, तो घबराने की बात नहीं है। आप सिंपल पैरासीटामोल की दवाई घर पे दे सकते हैं, क्रोसिन जिसको जो बाहर में अवेलेबल है। लेकिन अगर उसका बुखार 2-3 दिन को क्रॉस हो गया है, तेज़ बुखार है और आपको हर 4 से 6 घंटे के गैप पर बच्चे को दवाइयाँ देनी पड़ रही है और उसके बाद भी कई बार रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो तुरंत बच्चे को पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। अब जैसे कि आपने यहाँ पे पॉइंट बताया है कि 2-3 दिन तक घर पे पैरासीटामोल देके उसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट कई बार हम ये देखते हैं कि पेरेंट्स जो पहली प्रिस्क्रिप्शन होती है एंटीबायोटिक्स की जो बुखार के टाइम पे देते हैं, तो नेक्स्ट जब वापस से बुखार आता है तो वही प्रिस्क्रिप्शन पे स्टिक ऑन होते हैं। तो क्या ये सही है कि हर बुखार के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स जो पहले प्रिस्क्राइब की थी वो देना सेफ़ है या नहीं?
बिल्कुल भी नहीं। एंटीबायोटिक्स घर पर कभी भी पुरानी प्रिस्क्रिप्शन के बेस पर नहीं देनी चाहिए। एंटीबायोटिक एक बहुत ही स्पेशल तरह की दवा होती है जो हर सिस्टम में अलग रहती है। मान लीजिए आपको कान की परेशानी है या आँख की परेशानी है या फिर उसको लंग्स की परेशानी है या अंतड़ियों की परेशानी है, तो एंटीबायोटिक्स हर मर्ज़ के हिसाब से अलग अलग रहती है। तो पुरानी दवा के हिसाब से सिर्फ आपने पुरानी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक नहीं देना है। और ज़्यादातर इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन रहते हैं जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं रहती है। तो कोशिश यही करनी है कि एंटीबायोटिक जितना हो सके ना दें, और घर पर तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक कभी भी नहीं देनी चाहिए। जैसे मैंने बताया कि अगर बुखार 2-3 दिन तक ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तेज़ बुखार आ रहा है, तो आप इमीडिएटली पीडियाट्रिशियन के पास लेके जाएं और उनकी प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही एंटीबायोटिक देनी चाहिए। काफ़ी बीमारियां एंटीबायोटिक के बिना भी ठीक हो सकती हैं। अब कई बार पेरेंट्स का डर ये भी होता है कि इंजेक्शन बच्चों को सजेस्ट कर देते हैं, इंजेक्शन लगाने पर क्या बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, जो पेरेंट्स को इमोशनली देखा नहीं जाता है एंड कई बार पीछे हट जाते हैं मेडिकेशन से। तो ऐसा करने के क्या आउटकम्स होते हैं, आप वो हमें बताइए। देखिए, यूजुअली हम कभी भी बच्चों को सिम्टम्स देखकर इंजेक्शन सजेस्ट नहीं करते हैं। जनरली अगर हमारे पास बच्चा कुछ सिम्टम्स लेकर आया है, जो मान लीजिए बुखार है, जैसे 4-5 दिन का बुखार हो गया है, दवाइयाँ दे रहे हैं और उतर नहीं रहा है, ऐसे केसेस में हम डेफिनेटली ब्लड के टेस्टिंग्स करते हैं। ब्लड रिपोर्ट्स देखने के बाद ही उसको सपोर्टिव एविडेंस के जैसा यूज़ करके ही बच्चों को इंजेक्शंस लगाया जाता है। अगर उसके क्लिनिकल सिम्टम्स और ब्लड इन्फेक्शन के रिपोर्ट्स पॉजिटिव आते हैं जहाँ पे ओरल दवाइयों का असर नहीं हो सकता, उसी केसेस में इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो उस केसेस में इंजेक्शंस अगर देने की इंडिकेशंस है तो देना चाहिए, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, 2 दिन के लिए हो, जितना भी दिन के लिए हो, लेकिन इंजेक्शंस देने चाहिए अगर बच्चे को उसकी ज़रूरत है तो। यानी कि ज़रूरत के वक्त ही आप लोग यूजुअली इंजेक्शन सजेस्ट करते हैं। डेफिनेटली ब्लड रिपोर्ट्स करने के बाद, सारा कुछ देखने के बाद ही कोई भी डॉक्टर, कोई भी पीडियाट्रिशियन तभी सजेस्ट करेगा। सिर्फ सिम्टम्स देखकर ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको कभी भी इंजेक्शन सजेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हर पेरेंट का एक डर होता है कि शायद हमारे बच्चे को इंजेक्शन की वजह से कुछ हो जाए या वो एकदम से हिल जाए जिस वजह से इंजेक्शन की सुई यहाँ वहाँ लग जाए। तो ये एक बहुत ही इमोशनल कंसर्न हर पेरेंट का होता है। बट जैसे कि डॉक्टर साहिबा ने यहाँ पे बताया है कि जब तक आपके बच्चे को उसकी ज़रूरत नहीं है तब तक कोई पीडियाट्रिशियन या कोई डॉक्टर आपके बच्चे को इंजेक्शन सजेस्ट नहीं करता है। कभी कभी हमें एक इमोशनल कंसर्न साइड में रख के थोड़ा बच्चे के हेल्थ के ऊपर ध्यान देना चाहिए, जहाँ पे कुछ आगे चल के सीरियस ना हो तो उसे पहले ही हमें प्रिकॉशस होके क्लियर कर देना चाहिए, सो दैट आगे चल के आपके बच्चे को कोई परेशानी ना हो, वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। अब यहाँ पे कई बार पेरेंट्स बड़े बुज़ुर्ग कई बार कहते हैं कि ऐसे सब चीज़ें हमारे ज़माने में भी होते थे, तो हम घरेलू नुस्खे ऐसे ऐसे करते थे। तो कितना जो घर के होम रेमेडीज़ होते हैं वो कितना सेफ़ साबित होते हैं एंड कितना ख़तरनाक साबित होते हैं, आप हमें वो बताइए। देखिए, घरेलू नुस्खे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो शुरुआती दिनों में, न्यूबॉर्न पीरियड में तो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। बच्चे के कान में, मुंह में, आँख में किसी तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं डालना चाहिए घरेलू नुस्खों के हिसाब से। उसके बाद बच्चा एक बार 2 साल उसके बाद का हो जाता है, अगर बच्चे को हल्का फुल्का बुखार है, हल्का फुल्का खांसी सर्दी है, तो मैं कहूँगी घरेलू नुस्खों से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बच्चे की इंटेंसिटी बीमार की बढ़ रही है, उसके दिन बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयों पर रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, सिम्टम्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उस केसेस में घरेलू नुस्खों के ऊपर नहीं रहना चाहिए और पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। जैसे मैंने सिम्टम्स अभी डिस्कस किए हैं कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, निमोनिया बढ़ने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन होता है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, यूरिन इन्फेक्शन होता है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे केसेस में ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स पे आपको ज़रा नज़र रखनी चाहिए और बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अब बच्चों को इन तमाम इन्फेक्शन से बचाने के लिए ऐसे कौन से उपाय है जो पेरेंट्स को अपनाना चाहिए, ऐसे कौन से कंसर्न्स है जो उन्हें बताना चाहिए, आप उस बारे में हमें बताइए। देखिए, बच्चों को जो किसी भी तरह के जो इन्फेक्शंस रहते हैं, कई तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह का इन्फेक्शन बच्चे को हो रहा है। जैसे अगर उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस का इन्फेक्शन है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल कब लेकर जाना है, यूरिन इन्फेक्शन है तो उसे हॉस्पिटल कब लेकर जाना है। अब उस समय में कई बार माँ बाप के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बच्चे को फोकस करना कि वो किस तरह का इन्फेक्शन है, लेकिन उसे उल्टियाँ हो रही हैं, उसे दस्त लगे हुए हैं, लूज मोशंस हो रहे हैं और कुछ भी खाना पीना एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए।
अब जो हाथ धोने की आदत होती है, कई बार छोटे बच्चे तो अपनी खुद ही से हाथ धो नहीं सकते हैं, बट जैसे जैसे वो 1 ईयर या 1.5 ईयर के स्टेप इन होते हैं तो चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ वहाँ हाथ लगाना स्टार्ट करते हैं, मट्टी में खेलते हैं, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे को हाथ धुलाने में नेग्लेक्शन आ जाती है। उस वजह से जो वायरस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने के चांसेस होते हैं। तो बच्चे को हाथ धुलाने की जो आदत है वो कौन से मंथ से या कौन से पीरियड से बच्चे में आदत डालनी चाहिए, वो हमें बताइए। देखिए, अगर आप मुझसे रियली पूछेंगे कि हम बच्चों में इन्फेक्शंस को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें हाथ धोने की जो आदत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाथ धोने की आदत बच्चों को शुरुआत से ही होनी चाहिए। जब तक बच्चा खुद हाथ धोने लायक नहीं रहता है, जैसे शुरुआत के 6 महीने 9 महीने के बच्चे हैं, तो उनके आप पेरेंट्स हाथ धोना शुरू कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर्स यूज़ किए जा सकते हैं। एक बार बच्चा 1 साल की उम्र क्रॉस हो जाता है तो उसको हाथ धुलाने की आदत हमेशा डालनी चाहिए। कुछ भी खाने पीने से पहले हाथ धोने चाहिए। कुछ भी खेलने के बाद, अगर बच्चा कुछ टॉयज़ के साथ खेल रहा है, या मान लीजिए बच्चा अभी नया नया क्रॉल करना सीखा है, नया नया चलना सीखा है, तो वो ज़मीन पर हाथ डालते हैं और वही हाथ बच्चे मुंह में डाल लेते हैं, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है बच्चों की इन्फेक्शन होने का पहले 2 सालों में। तो हाथ धुलाने की जो हैबिट है वो बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और हर पेरेंट्स को बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। अगर कुछ पेरेंट्स जैसे कि काम करते हैं, बाहर रहते हैं, दिन भर बाहर रहते हैं, उनके केयर टेकर्स को उनको रीइंफोर्स करना चाहिए कि बच्चे को कम से कम दिन में 4 से 5 बार हाथ धुलाने ही धुलाने हैं। बच्चा खेल के वापस आ रहा है तो हाथ धुलाने चाहिए। बच्चा कुछ खाने से पहले, पानी पीने से पहले, कुछ भी टच करने से पहले हाथ धुलाने बहुत ज़रूरी है। इवन सिर्फ यही नहीं कि उसके जो आसपास में टॉयज़ रहते हैं जिनसे बच्चा खेलता है, या जो मैट्स रहते हैं जिनके ऊपर बच्चा खेलता है, उसको भी नीटनेस और क्लीनिनेस मेंटेन कर रखनी चाहिए। यानी कि जब तक बच्चे की एनवायरनमेंट एंड सराउंडिंग्स क्लीन नहीं रहेगी तब तक वो इन्फेक्शन का कारण ही यही है। अभी जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये नज़र आता है कि वैक्सीनेशंस जो है एक बच्चे के इन्फेक्शंस प्रिवेंट करने में कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो हमें बताइए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं इस इंटरव्यू के ज़रिए पेरेंट्स को ये कन्वे करना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन जो जन्म से टीके लगने शुरू होते हैं बच्चे के लिए अप टू 2 इयर्स, एंड उसके बाद 5 इयर्स, एंड देन सर्टेन वैक्सीनेशंस आर देयर टिल 10 इयर्स ऑल्सो, बहुत 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 ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% उनसे वैक्सीन हो जाएगा तो बच्चे को बीमार नहीं होगा, लेकिन 80 to 90% प्रोटेक्शन आता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि 80 to 90% प्रोटेक्शन आने के अलावा बच्चों को हॉस्पिटलाइजेशन प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज ये सभी वैक्सीनेशंस जो बनाए गए हैं साइंस के द्वारा, ये वैक्सीनेशंस बेसिकली जानलेवा बीमारियों के अगेंस्ट हैं, जैसे मेनिंजाइटिस है, जैसे निमोनियाज हैं, जैसे फ्लू का इन्फेक्शन है, जैसे कि BCG है जिसमें TB का इन्फेक्शन होता है, हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन है। ये सभी बीमारियां अगर बच्चे को हो जाएं तो ज़िंदगी भर का इलाज भी काफ़ी नहीं होता है। तो अगर हमारे पास एक ऐसा नुस्खा है कि जैसे एक छोटा सा वैक्सीनेशन है जो समय समय पर हम लगवा सकते हैं बच्चे को, तो ये सभी डिजीज़, ये सभी बीमारियां प्रिवेंट की जा सकती हैं। अब बच्चा स्टार्टिंग के 3 इयर्स तक की एज में ब्रेस्ट फीडिंग पर ही रहता है, तो ब्रेस्ट फीडिंग इम्यून डेवलपमेंट में कितना ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है, उस बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, बच्चे को मदर के दूध पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जिसको हम बोलते हैं कि ऊपर का कुछ भी नहीं देना, वो 6 महीने तक रहता है, और उसके बाद कोई भी माँ 2 साल तक कम से कम बच्चे को दूध पिला सकती है। बच्चे को इससे नेचुरल इम्यूनिटी आती है। जो इम्यूनिटी माँ के ज़रिए बच्चे में जाती है वो ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए ही जाती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है नेचुरल इम्यूनिटी का। और ये हर माँ को, हर पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, या फिर एटलीस्ट जितना हो सके, जितना पॉसिबल है, माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। उससे बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। अब कई बार आज के ज़माने में अगर हम देखें तो मदर के दूध के साथ साथ 4 मंथ्स 3 मंथ्स के बेबीज़ को भी फूड सप्लीमेंट पाउडर जो आता है, बेबी सप्लीमेंट, वो भी प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये कोई मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की इम्यून डेवलपमेंट में? देखिए, अगर मैं कहूँगी कि माँ का दूध सफिशिएंट नहीं है फॉर सम रीज़न, तो हमारे पास सेकेंड बेस्ट सोर्स क्या है, वो फॉर्मूला है। लेकिन तब भी उस केसेस में भी गाय का दूध, भैंस का दूध या बकरी का दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के डिमांड्स के हिसाब से बनाया जाता है।
लेकिन वो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलपमेंट में अगर आप सोचें कि ऊपर का दूध मदद करेगा तो वो नहीं करता। अगर इम्यूनिटी डेवलपमेंट में कुछ भी रोल है तो वो माँ के दूध का ही है सिर्फ। यानी कि अगर ऑल्टरनेट कभी मदर अवेलेबल नहीं है या किसी बेसिस पे मदर का ब्रेस्ट फीडिंग का मिल्क सफिशिएंट नहीं है तो ही हम फार्मूला के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, बट नॉट ऑन डे टू डे। बिल्कुल, क्योंकि हमारे आसपास कितनी सारी ऐसी मदर्स होती हैं हु हैव गॉन थ्रू डिफिकल्ट प्रेगनेंसी, या कुछ प्रेगनेंसी में कुछ बीमारी हो जाती है या फिर कुछ ऐसी परेशानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग अच्छा नहीं आता, तो बच्चे को हम दूध से तो वंचित नहीं रख सकते। वैसे केसेस में हमको जो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है वो केसेस में हम उनको फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, लेकिन अगर आप सोचे कि वो इम्यूनिटी डेवलपमेंट में मदद नहीं करता है। अब काफ़ी सारे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो बेबी को 1.5 ईयर से ही डे केयर में या भीड़ भाड़ वाली जगहों पर डाल देते हैं, जैसे कि जॉइंट फैमिली में है वो, या एक डे केयर ही हम बेस्ट एग्जांपल ले लेंगे। तो ऐसी जगहों पे बेबी को इन्फेक्शन से दूर रखने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए क्या सलाह उन्हें पेरेंट्स को देनी चाहिए, अपने केयर टेकर्स को या डे केयर के सारे टीचर्स को? सो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि क्या रहता है कि डे केयर आजकल बहुत कॉमन है। रादर एज अ पीडियाट्रिशियन हम सजेस्ट करते हैं कि 18 मंथ्स या उससे ऊपर के बच्चे को किसी भी प्ले स्कूल में डालें, ताकि उनका उससे 2-3 घंटे का ही चाहे वो प्ले स्कूल हो, उससे उनका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन हाथों से इन्फेक्शन जाना बहुत कॉमन है, और ये बहुत ज़रूरी है कि उनको वहाँ पे डे केयर में ये देखना कि कितने बच्चे हैं। कई बार कुछ डे केयर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे केयर टेकर्स कम होते हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो द रेशियो बिटवीन द केयर टेकर एंड द चाइल्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो देखकर आप स्कूल के अंदर डालिए। और दूसरा, वहाँ पे कितना हाइजीनिक प्रिकॉशंस मेंटेन किया गया है, कि किस तरह से वहाँ का जो केयर टेकिंग एनवायरनमेंट है, कितने एजुकेटेड हैं, किस तरह से खाना वहाँ पे सर्व किया जा रहा है, हैंड वॉशिंग कितने हिसाब से किया जा रहा है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पर जाकर पॉइंट ऑफ केयर देखना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको डे केयर में रहना चाहिए। और एक चीज़ सलाह जो मैं ज़रूर दूंगी पेरेंट्स को, कि अगर आपके बच्चे को खांसी सर्दी है या कुछ और एक बीमारी है, बुखार है, तो बच्चे को डे केयर ना भेजें, इसलिए क्योंकि उससे दूसरे बच्चों में इन्फेक्शंस फैलने का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो इन्फेक्शन एक बच्चे को होता है वो 4 बच्चों में हो जाता है, और इसी तरह से आपके बच्चे को भी इन्फेक्शन कैच होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अब डे केयर में कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चों को जो बॉटल में दूध सप्लाई होता है, कई बार उसके निपल्स जो होते हैं बॉटल के, उसे सही से वॉश नहीं किया जाता है। तो क्या वो वॉश ना करना, जो दूध का परत जमा हो जाता है मलाई जैसा, वो उस वजह से भी कोई इन्फेक्शन होने के बिल्कुल चांसेस होने होते हैं के चांसेस हैं। यही बोल रही हूँ मैं कि डे केयर में जब भी आप बच्चे को डालते हैं, ये सारे प्रिकॉशंस आपको जांच करने चाहिए, जांच पड़ताल करके कि किस तरह से इन्फेक्शन टेक केयर किया जा रहा है। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने ही बच्चे के लिए अपनी वॉश्ड बॉटल साथ में भेजें, चाहे 2 या 3। मान लीजिए आप 3 घंटे के लिए भेज रहे हैं, तो उसे अगर 2 घंटे में एक बार दूध पीने की आदत है तो एटलीस्ट 2 बॉटल्स भेजिए। मान लीजिए आप एक वर्किंग मदर हैं और आप 6 से 8 घंटे के लिए बच्चे को डे केयर छोड़ के जा रही हैं, तो एटलीस्ट 3-4 बॉटल्स सेपरेट वॉश करके भेजें, ताकि वो हो ही ना वहाँ पे कि उनको वॉश करना पड़े या वो हो। तो वो सारी चीज़ें आपको खुद से ध्यान रखनी पड़ेंगी, आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा बच्चे की केयर में। यहाँ पे जैसे डॉक्टर साहिबा ने मेंशन किया है कि बॉटल्स एक्स्ट्रा कैरी करना है बच्चे के साथ, आप भेजिए। एंड धोना सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल वाटर से आप धो दें। एक सलाह मेरी ये हर पेरेंट्स से रहेगी कि जो बॉटल होता है बेबी का, उसे आप गर्म पानी में बॉईल करके उसे थोड़ा सा छोड़ दें, तो सो दैट जो जितने भी जरासीम हैं, जितने भी बैक्टीरियाज है, वो सारे उस बॉटल से वॉश आउट हो जाएंगे। क्योंकि बच्चा जब निपल अपनी बॉटल का मुंह में लेता है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाले वायरसेस उसी पे लगे हुए होते हैं, जो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जब आप उसे सही से प्रॉपरली बॉइलिंग वाटर में धो दें। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट हर पेरेंट्स से होगी कि ये बेसिक हाइजीन आप सब लोग फॉलो करें, सो दैट आपका बच्चा भी इन फ्यूचर हेल्दी रहे। ऐसा ना हो कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उससे उसी से वो इन्फेक्टेड हो जाए। अब सबसे आखिर में आपसे ये बोलना चाहूँगी मैं कि हमारे व्यूअर्स में काफ़ी सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो वर्किंग है एंड देन साथ में बच्चे को भी संभाल रहे हैं, एंड कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम लेके अपने बच्चे को संभाल रहे हैं। तो ऐसे सारे पेरेंट्स के लिए आपकी क्या राय रहेगी, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? एंड फॉर ऑल दोज पेरेंट्स जो न्यूली मैरिड है, जो अभी बच्चे पैदा करने वाले हैं या अभी उनका न्यू बॉर्न बेबी है, तो ऐसे सारे डिफरेंट कपल्स के लिए आपकी क्या एक सलाह रहेगी?
सो देखिए, मैं जस्ट कुछ चीज़ें, सिंपल चीज़ें बोलूँगी. द फर्स्ट एंड द फारमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग. आप कोशिश करिए जितना हो सके माँ का दूध बच्चे को जाए. पहले 6 महीने के लिए अगर माँ का दूध जाता है तो उससे बच्चे को इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी मिलती है और वो होनी चाहिए. सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगी वो ये है कि वैक्सीनेशन. एज अ पीडियाट्रिशियन आई वुड रिकमेंड कि वैक्सीनेशन टाइम पर लेना. जो हमारा इंडियन पीडियाट्रिक्स एकेडमी है उसने वैक्सीनेशन का एक शेड्यूल बना के दिया है जो हर सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है. अगर आप वो वैक्सीनेशन नॉर्मल हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर सकते तो सरकारी अस्पताल में भी वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. तो एटलीस्ट वो वैक्सीनेशन लेना ज़रूरी है. इससे बहुत सारी जानलेवा बीमारियों को आप अवॉइड कर सकते हैं. तीसरा, बच्चे के आसपास में पूरी की पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस रखना, जो हैंड हाइजीन है उसको रखना, साफ़ सफाई बना कर रखना, और जितना हो सके रशी एरियाज़ में जैसे शॉपिंग मॉल्स हैं या फंक्शंस हैं या ये सब चीज़ें जितना कम से कम हो सके बच्चे को एक्सपोज करें. क्योंकि जितना बच्चा एक्सपोज होता है उतना ही ज़्यादा बच्चे को इन्फेक्शन को एक्सपोज होने का रिस्क होता है. एटलीस्ट शुरुआती दिनों में 1 से 2 साल के जो टाइम रहता है जहाँ पे बच्चे को डिजीज़ के साथ फाइटिंग कैपेसिटी कम रहती है, वो केसेस में ज़रा कम करना चाहिए. वेल, थैंक यू सो मच मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए. आज हमने जाना कि बच्चों के पहले जो 2 साल होते हैं उनकी सेहत के लिए कितने नाजुक और इम्पॉर्टेंट होते हैं. इस दौरान होने वाले कॉम्प्लिकेशंस, कॉमन इन्फेक्शन से घबराने की ज़रूरत नहीं है. बस सही वक्त पर उनके सिम्टम्स को पहचानना और टाइमली मेडिकल एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है. सफाई, प्रॉपर न्यूट्रिशन, वैक्सीनेशन और पेरेंट्स की थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर से हम अपने बच्चों को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. याद रखिए, हर छोटी बात पर पैनिक नहीं होना चाहिए, लेकिन वार्निंग साइंस को इग्नोर भी नहीं करना चाहिए. इसी अवेयरनेस के साथ हम अपने बच्चों को एक सेफ और हेल्दी फ्यूचर दे सकते हैं. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ.